गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। एक बार फिर स्किन डिसीज के जो बेसिक कारण हैं उन पे बात कर लेते हैं इस पार्ट में, क्योंकि इन कारणों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन कारणों के साथ में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट्स हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। डिसीज़ वाइज जो बात करना है उसको हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं, किसी भी डिसीज़ की कुछ बेस होते हैं, तो उन बेस को क्लियर करना पहले ज़रूरी होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेस देखे थे। अब हम इसके फिजिकल कॉजेज देखते हैं कि भौतिक कारण क्या होते हैं किसी भी स्किन डिसीज़ को डेवलप होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका विक्रम सिंह लाहौरी एक बार फिर आप लोगों के सामने स्किन डिसीज़ पे आगे बढ़ते हैं। नागार्जुना नेचुरो केयर हेल्थ वेलनेस सेंटर की तरफ से आप सभी को नमस्कार और शुरू करते हैं नेक्स्ट चीज़। तो कल तक हमने जो बात करी थी उसमें हमने देखा था कि भाई पोर्स ऑफ स्किन उसमें आया था, उसके बाद में ड्राई स्किन आया था, इसके बाद में विटामिन डिफिशियंसी आई थी, हार्मोनल चेंजेस जो थे वो आए थे। उसके आगे जब हम और बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि कॉन्जिनाइटल भी इसमें एक कारण होता है। कॉन्जिनाइटल जन्मजात होता है। तो इसका कारण क्या होता है कि ये माल डेवलपमेंट ऑफ स्किन, गर्भ से ही ये स्थिति चलती है कि उसका माल डेवलपमेंट होता है स्किन का। और जब बच्चा बाहर आता है तो उसी समय से उसके बॉडी पे कुछ पैचेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और उस पैचेस को कभी कभी ये स्थिति होती है कि वो रेड पैचेस होते हैं, ब्लड क्लॉट सा दिखता है, स्किन बहुत थिन होती है वहाँ पर। तो इस कंडीशन में उसको स्किन डिसीज तो बोला जाता है, लेकिन ये कॉन्जिनाइटल कंडीशन है। और कभी कभी ये होता है कि इसका ट्रीटमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं होती और ये 3 साल से 4 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं तो उसमें ये अपने आप ये पैचेस चले जाते हैं। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि अगर 3 साल से 4 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं और उनके बॉडी में ये पैचेस आ रहे हैं, रेड पैचेस आ रहे हैं, तो उसको स्किन की अदर डिसीज से डिफरेंशिएट करके सबसे पहले उसकी हिस्ट्री पे हमको ध्यान देना होता है कि ये जो पैचेस हैं तो उसको बचपन से हैं या नहीं है। अगर वो बचपन से हैं और 4 साल के बाद में वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, 5 साल के बाद में, तो उसके लिए हमें एक बेसिक शुरुआती ट्रीटमेंट क्या करना है तो उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये जो स्कार होते हैं ये 3 से 4 साल की जो एज है उसमें अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें तीन चीज़ होती है। एक तो बेबी का माल न्यूट्रिशन होगा तभी आपको जो स्किन है वो माल डेवलपमेंट ऑफ स्किन देखने के लिए मिलता है। अगर ये कंडीशन बाद में बनी हुई है, अच्छा इसमें दो चीज़ और है कि हमें इस पैचेस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक तो जो मैंने कारण बताया अभी कॉन्जिनाइटल, उससे दूसरा डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा जो वर्म के कारण जो स्किन के ऊपर खासकर फेस के ऊपर जो वाइट पैचेस आते हैं उससे, ल्यूकोडर्मा से, और उसके बाद में आप देखेंगे लेप्रोसी से। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है कि भाई अगर ये पैचेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और तीसरा चीज़, और इसके बाद में एक चीज़ और होती है कि अब ल्यूकोडर्मा की बात आ गई है तो मेलानोसाइट्स आपको देखने ही पड़ेंगे, मेलानिन आपको देखना पड़ेगा। लेकिन छोटे बच्चों की जब बात करते हैं तो ये कॉन्जिनाइटल पैचेस को डिफरेंशिएट हमको करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा किस चीज़ से? वो करना पड़ेगा हमको
वर्म से। तो उसके कारण जो वाइट रेडिश कुछ पैचेस आते हैं और जो कॉन्जिनाइटल होते हैं, तो अगर उसकी हिस्ट्री हम सही तरीके से ले तो अगर बचपन से नहीं है तो आपको वर्म्स के ऊपर जाना है और उसके बाद में आपको ल्यूकोडर्मा से डिफरेंशिएट करना है और फिर लेप्रोसी से उसको डिफरेंशिएट करना होता है। लेकिन अगर हम कॉन्जिनाइटल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वो चीज़ हमको देखना पड़ेगी। इनके ट्रीटमेंट के लिए कॉन्जिनाइटल कॉजेज पे जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमको हेरिडिटरी को कवर करना होता है। उसके बाद में ब्लड सप्लाई को हमें देखना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्जिनाइटल जो पैचेस आते हैं आपको, ये खासकर ब्लड के ही कुछ पतली सी स्किन लेयर पे जमे हुए ब्लड के थक्के हो सकते हैं। इसका भी कोई कारण मेडिकल साइंस में नहीं है, लेकिन अगर ये हो सकते हैं तो जब हम इसमें काम करते हैं तो छोटे बच्चों के हिसाब से हम यहाँ पर एक मैथमेटिकल फार्मूला अगर हम बनाएं तो N1 प्लस F1 प्लस A1 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कॉन्जिनाइटल पैचेस अगर आपके पास हैं तो ये एक फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो हल्की मात्राओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। हल्की मात्रा इट मीन्स आप D6 से चालू कर सकते हैं और डोजेज निगेटिव रख के स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक छोटा बच्चा है, अगर वो 2 साल 3 साल का बच्चा है तो ग्लोबुल्स वाले 2 ग्लोबुल से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ड्रॉप्स में देना है तो आप 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप से उसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। तो इस चीज़ को हमें देखना है। और ये तो एक बात हो गई कि ये छोटे बच्चों को जो आते हैं उसके लिए। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बचपन से स्किन बहुत ड्राई रहती है, वो जो मछली की जो स्किन होती है उस टाइप से ड्राई होती है। तो यहाँ पे जो मेन कारण हमको देखना होता है वो देखना होता है उसकी ड्राइनेस को पहले कम करना है, उसके बाद में स्किन पे काम करना है। तो ड्राइनेस को कम करने के लिए जैसे मैंने आयुर्वेदा थ्योरी में भी आपको बताया कि उसमें अग्नि को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अग्नि को बढ़ाने का काम है वो क्या करता है, आपका बाइल करता है, पित्त करता है। और पित्त को बढ़ाने के लिए आपको S5 या अल्टरनेट S2 या सिंगल S5 या सिंगल S2 को लोअर डायलूशन में पॉजिटिव डोजेज में सबसे पहले पेशेंट को चलाना पड़ेगा। और इसमें सबसे मेन साइन ये है कि उसको स्वेटिंग होना चाहिए, पेशेंट को स्वेटिंग होना चाहिए। और उसके बाद में फिर हम क्या है कि अगर हम S2 चला रहे हैं तो S5C5 और उसके अल्टरनेशन पे सपोर्टिव मेडिसिन में S3C3 को लोअर डायलूशन में हम पॉजिटिव डोजेज में पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव डोजेज का मतलब ये नहीं है, एज के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी पॉजिटिव डोजेज क्या होती हैं। भाई एक अगर छोटा बच्चा है तो उस हिसाब से हमें 2 ग्लोबुल से 5 ग्लोबुल्स के बीच में, कोई वयस्क है तो हमें 10 से 15 ग्लोबुल्स के बीच में, या ड्रॉप्स की बात करें तो छोटे बच्चों को 1 ड्रॉप से चालू कर सकते हैं और धीरे धीरे हम उसको बढ़ा सकते हैं। उस चीज़ पे हमें ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एज, सेक्स और वेट के हिसाब से डोज को निगेटिव और पॉजिटिव करना ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा। महिलाओं का जो शरीर होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, तो उनकी जो डोजेस होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगी। बच्चों की जो होती है कि एब्सॉर्प्शन पावर बहुत तेज़ होती है, सेंसिटिविटी बहुत तेज़ होती है, इसलिए उनकी भी जो डोजेज होती है वो निगेटिव डोज से धीरे 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 हम कंडीशनल उसको पॉजिटिव करते हैं। लेकिन मेल जो होते हैं तो मेल पे अगर हम किसी पर्टिकुलर डोज की बात करें तो हम उसको डायरेक्टली 10 ड्रॉप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखना हमें ज़रूरी है। बुज़ुर्ग भी जो होते हैं तो बुज़ुर्गों को भी एकदम हाई डोज ना देके हम धीरे धीरे उसकी डोज को इनक्रीज कर सकते हैं, ये चीज़ हमें समझना होगा। तो अभी अगर ऐसा कोई केस आपके पास आ रहा है कि कॉन्जिनाइटल के जो 2 कारण मैंने बताए हैं, तो इन पे हम इन मेडिसिन का यूज़ करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले चुके हैं, ले रहे हैं, और आप लोग भी इसको ले सकते हो। अब इसके बाद में आते हैं फिजिकल कॉजेज। तो फिजिकल कॉजेज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम बात करें कि
प्रेस्ड स्किन का मतलब जो आपका स्किन है वो किसी चीज़ से बहुत दिनों तक लगातार दबा हुआ है, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धूप के कारण, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड के कारण जो है स्किन जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, या कभी कभी किसी लोगों को एक्सरे की जो रेजेस होती है उससे प्रॉब्लम होता है। तो ये क्या होता है कि इस कंडीशन में लगातार दबाव बना हुआ रहता है, और इसके कारण क्या होता है, सेल डेड होने लगती है। सेल डेड होती है जिसके कारण स्किन की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। और ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें तीन चीज़ों पे ध्यान देना होता है यहाँ पे। फर्स्ट होता है सेल डेवलपर, और दूसरा होता है हमको यहाँ की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेस्ड स्किन के केस में, कि जहाँ पे बहुत समय तक कोई दबा हुआ जगह है। तो आप देखा होगा आपने कि कॉर्न में भी ऐसा ही कुछ होता है, और दूसरी चीज़ वहाँ की स्किन हल्की सी ब्लैक हो जाती है, या कुछ समय के बाद वो लेयर बन बन के निकलने लगती है। तो एक्चुअली वो कंप्लीट डेड हो चुकी होती है स्किन, और उसमें नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई ये बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं, और जो सेल डेवलपमेंट है, जो मैच्योर जो हेल्दी सेल डेवलपमेंट है, वो पूरा ख़त्म हो चुका होता है। तो इस कंडीशन में भी हमें क्या है कि सबसे पहले स्किन डिसीज तो कोई सी भी हो, उसमें S3 C3 और S5 और C5, ये दो जो फॉर्मूले हैं ये आपके बेसिक फॉर्मूले बन जाना चाहिए। अब एक्सटर्नल एप्लीकेशन की आगे और बात करते रहेंगे, लेकिन इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि ये S3 C3 S5 C5 तो डालना ही है आपको। फिर बाकी कंडीशंस के हिसाब से हम अलग से मेडिसिन इसमें ऐड कर सकते हैं। और वैसे भी S5 C5 की हम बात करें तो जो मैंने स्किन ड्राइनेस की बात करी, स्वीट ग्लैंड्स की बात करी, सिवेसियस ग्लैंड्स की बात करी है, तो वो इससे अपने आप कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रेस्ड स्किन की बात आती है कि जैसे जूता पहन लिया हो तो आपकी जो लिटिल फिंगर है, पैर की जो छोटी फिंगर है, उसमें आपने कई बार देखा होगा कि कॉर्न टाइप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस पे ये स्किन डिसीज़ है, ना कि कोई अदर डिसीज़ है। तो यहाँ पे स्किन पतली होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सेल डेवलपर चाहिए हमें, यानी सेल की मेडिसिन चाहिए। तो बेस रेमेडी तो S3 C3 है ही। अगर आपके पास S3 C3 नहीं है तो आप C1 या C4 इसका भी लेटर डाइल्यूशन में पॉजिटिव डोजेज, और नर्व और ब्लड सप्लाई को करेक्ट करने के लिए F1 और A1 या A2 या A3, ये हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वेनस सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई अगर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो उसका सबसे अच्छा साधन ये है कि हम डायरेक्ट A3 के पास चले जाएं, जो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करती है। तो यहाँ पे भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप A1 भी यूज़ कर सकते हो, A2 भी यूज़ कर सकते हो, A3 भी। बेसिकली A1 के पास जाना है, और अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं तो आप F1 के साथ में A3 का यहाँ पर कंबाइन यूज़ कर सकते हैं, या S3 C3 F1 का आप एक ग्रुप बना लीजिए, और S5 C5 A3 का आप एक कॉम्बिनेशन करके, और ये दो मेडिसिन से ही आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ब्लड सप्लाई को बढ़ाना है, उस पर्टिकुलर जगह सेल को डेवलप करना है, तो उसका नरिशमेंट ज़रूरी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और रेड इलेक्ट्रिसिटी, चाहे तो ब्लू करें चाहे तो रेड करें, इन दोनों का एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑयल्स में या ऑइंटमेंट में या कंप्रेस में हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एक फिजिकल कंडीशन। जैसे कि इस बात को यूँ समझा जाए कि एक धोबी जो है वो लगातार पानी के संपर्क में रहने के कारण, और वो डिटर्जेंट बार बार यूज़ करता है, उसके कारण उसकी जो स्किन और जो नेल्स हैं और जो फिंगर्स हैं ना, सबसे ज़्यादा उसकी फिंगर, टिप ऑफ फिंगर पे प्रॉब्लम आता है। तो ये क्या होता है, ये वहाँ की जो स्किन है वो पूरे कंप्लीट सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। अब श्रिंक होने के कारण क्या होता है कि ब्लड सप्लाई वहाँ पे रुकती है, और नर्वस सेंसेशन भी उसका चला जाता है, कि वो
कुछ देर के लिए जैसे आप देखो कि टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा कम होता है तो सेंसेस चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो श्रिंक होने के कारण, वो सप्लाईज ख़त्म होने के कारण, तो हाथों में, उसके पोर्स में नेल्स कमज़ोर हो जाते हैं और पूरे हाथों में क्रैक्स आ जाते हैं। कभी कभी ये क्रैक इतने गहरे होते हैं। अच्छा, यही जो बात होगी, यही सारी बातें क्रैक हील के ऊपर भी काम करेंगी। इसको आप नोट कर लें, बाद में बोलिएगा नहीं कि मैंने बताया नहीं था। तो सेम ट्रीटमेंट है क्रैक हील्स का। और जो हाथों में डिटर्जेंट के कारण या पानी के कारण, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें डिटर्जेंट से एलर्जी है और उनकी स्किन बहुत जल्दी फटने लगती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, तो इस कंडीशन को भी हमें देखना होता है। और मैं आपको बता दूं, अभी किसी डिसीज पे बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ बेसिक चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या कारण डेवलप हो सकते हैं। तो इसमें फिर अब बात आ गई कि भाई ब्लड की सप्लाई तो पहले ख़त्म हुई, लेकिन क्रैक्स के कारण जब वो ज़्यादा गहरे क्रैक्स हो जाते हैं तब फिर ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी लेटर डाइल्यूशन में हमें मेडिसिन को यूज़ करना है और पॉजिटिव डोज में यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो एक फॉर्मूला बनता है वो आता है सेल प्लस नर्व प्लस ब्लड सर्कुलेशन। तो इस फॉर्मूले को जब आप याद रखते हैं तो आपकी मेडिसिन अपने आप सामने आ जाती है कि आपको क्या करना है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे हम बी का यूज कर सकते हैं अगर क्रैक्स उस समय गहरे नहीं है तो। अब ये एक बात हो गई कि सिंपल क्रैक की बात है, लेकिन अगर क्रैक से ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग होने लगी है, क्रैक इतना गहरा है, तो उस कंडीशन में फिर एक सपोर्टिव मेडिसिन हमको A2C5B, ये हायर डाइल्यूशन में हमें यूज़ करना ही पड़ेगी, या हम उसकी जगह पे C4 और B का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन A2C5B एक बेस फार्मूला है वो ब्लड कंट्रोल करने के लिए, और धीरे धीरे जो वो क्रैक्स आए हैं, जो सेल डैमेज हुई है, उसको बढ़ाने का। तो यहाँ पर क्या हो गया कि S3C3 प्लस A3, S3C3A3 ये आपका लेटर डाइल्यूशन पे चलेगा, और A2C5 और जो BE है, अगर ब्लड आ रहा है तो की कंडीशन में, तो A2C5BE आपका क्या रहेगा, वो हायर डाइल्यूशन पे आपको यूज़ करना है, उसको ज़्यादा डाइल्यूट करके यूज़ करना है। और नेक्स्ट इसके बाद में क्या हो गया कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन, अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे S5C5 और RE का बहुत अच्छा यूज़ यहाँ पे है, तो उसको हम कर सकते हैं क्रैक्स को ठीक करने के लिए और उस पर्टिकुलर स्किन को डेवलप करने के लिए। तो उसका ऑइंटमेंट आप बना सकते हैं और उसको आप पेशेंट को यूज़ करा सकते हैं। अब इसके साथ में फिर क्या होगा कि भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि इन मेडिसिन का अल्टरनेट यूज़ करके फिर स्किन टोन को बढ़ाना है हमको, तो उसके लिए थोड़ा सा डिटर्जेंट से हमको दूर रहना पड़ेगा, पानी का कम प्रयोग करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में A2C5B या S5C5B या S3C3RE, इन तीनों कॉम्बिनेशंस का कोई भी एक ऑइंटमेंट बना के एक्सटर्नली हमें इस कंडीशन में यूज़ करना होता है। इसके बाद में टेम्परेचर की भी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा आपकी स्किन श्रिंक होगी और ड्राई होगी, और उस कंडीशन में जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि एक्स्ट्रा कोल्ड के कारण जो स्मॉल कैपिलरीज हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वेंस सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, और ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो बनने लगते हैं। और साथ ही साथ में फिर क्या होता है, पैचेस हो जाते हैं और फिर पर्टिकुलर स्पॉट गलने लगता है, इसको फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। तो और ये सबसे ज़्यादा कहाँ दिखेगी, ये दिखेगी आपके ईयर पे, नोज पे, फुट पे और टिप ऑफ फिंगर्स पे दिखता है। तो पेरिफेरल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से इसी फंडे का यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार A2 या A3 F1BE के साथ में ओरली हम इसको लिटर डाइल्यूशन में यूज़ कराते हैं, और रेड इलेक्ट्रिसिटी या ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन यहाँ करना होता है। सब कुछ बता दिया मैंने, आप पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए,
और बाद में ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं था। फीडबैक जरूर डालें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बने रहें मेरे साथ।